आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम इतिहास से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य साथियों के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और राइट आंसर करिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर हम विस्तार में जाने तो साथियों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और साथियों 1028 सूक्तियाँ हैं। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे कि कितनी सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में तो 1028 बताइएगा। और साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि सूक्त किसे कहते हैं तो बताइएगा साथियों, वेदों के मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्तियाँ हैं। इन सभी को आप याद रखिएगा क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले तो जब आपको याद रहेगा तो आप बता सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, सतलज नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है। तो सतलज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पावासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो साथियों, हड़प्पावासी जो थे लार्ज वर्द जो भवन था उसके निर्माण की सामग्री हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशाम से करते थे। यानी कि लार्ज वर्द जो था साथियों उसको राजा वर्त भी कहा जाता था। यह एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर था जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता था। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द भी था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर करिएगा, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। साथियों, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन रहा है साथियों कि आर्य शब्द किस धातु से बना है। तो साथियों, कभी कभी पूछ लेता है आर्य शब्द किस धातु से बना है, तो आर्य धातु से बना है। ये इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। तो साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाएगा आर्यों की भाषा क्या थी तो संस्कृत बताइएगा। और आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान समाज था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये भी कई बार प्रश्न एग्जामों में देखा गया है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। साथियों, अस्तोमा सदगमय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि साथियों मूल रूप से इस प्रकार है। यानी कि इसका जो पूरा उच्चारण है वो है, ओम अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योगमय ओम शांति ही शांति ही शांति। ये दोस्तों बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जो साथियों मेन रूप से तो ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन इसमें बृहदारण्यकोपनिषद जो एक है उसमें इसको उल्लेखित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है साथियों। जो आध्यात्म ज्ञान है उसके विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो मैत्रायणी संहिता में साथियों नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, जिसमें साथियों यानी कि मैत्रायणी संहिता जो है उसमें नारी की तुलना मदिरा विष और पासे से की गई है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, मदिरा विष और पासे की जो तुलना की गई है नारी को मैत्रायणी संहिता में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण
किनके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। यानी कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था ईरान के शासकों द्वारा। इसका संबंध खामनी वंश से था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, खामनी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो साथियों विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में जो स्थापित किया गया था वो लिच्छवी वंश के द्वारा किया गया था। तो लिच्छवी ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। यदि साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बौद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा वज्जी संघ उनमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रांडाल में स्थित वज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। और साथियों इसमें आधुनिक बिहार के मुजफ्फरनगर, चंपारण, दरभंगा एवं साधारण जिले के भाग शामिल थे तथा इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तट से विस्तृत थी। और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। और वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज सप्तोपजीवी संघ के रूप में किया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ वॉइस के माध्यम से हम विस्तार में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेन और कलम लिए होंगे तो नोट भी कर लिया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था। तो साथियों ये था पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग साथियों बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो पिटकों की रचना थी वो पाली भाषा में की जाती थी। और पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ होती थी उसमें एक पिटकों की जो रचना होती थी साथियों वो क्या होती थी, पाली भाषा में होती थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियो और जीने दो किसने कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन छोटा है पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये भी इस एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। यानी कि हेलियोडोरस का वेशनगर जो है साथियों वो अभिलेख जो है वो संदर्भित है कहाँ पर, तो केवल वासुदेव के द्वारा ये संदर्भित है। अगर हम हेलियोडोरस स्तंभ की बात करें साथियों तो ये तक्षशिला के यवन शासक यंटियाल किड्स का राजदूत था जिसने वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था। तो किसके सम्मान में किया था, वासुदेव के सम्मान में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है केवल वासुदेव, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था। तो साथियों महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था या संघ था उसका अध्यक्ष जो थे साथियों वो सुधर्मन थे। तो सुधर्मन ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। ये साथियों महावीर के देवलोक गमन के बाद उनके शिष्य थे सुधर्मन, जिन सुधर्मन स्वामी के नाम से जाने जाते थे। इनको जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका क्या नाम था। तो साथियों भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका था महायान। महायान ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। साथियों महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक था। दूसरी शाखा का नाम था थेरवाद। महायान बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया था, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर आदि देशों में इस प्रकार फैल गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था। तो साथियों अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृतिक का प्रयोग किया था। तो मागधी क्या था इसको जान लेते हैं साथियों। देखिए मागधी उस प्राकृतिक का नाम था जो प्राचीन काल में मगध यानी कि दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित थे। इस भाषा के उल्लेखनीय महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं, जो आगमनों के अनुसार तीर्थकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा इसी के रूपांतरण धर्मागधी प्रारूप में होता था।
इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर और विस्तार में हम जानना चाहें तो साथियों, पाली जो त्रिपिटक थी, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा जाता था। तो दोस्तों, मागधी किसे कहा जाता था? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा थी साथियों, उसको क्या कहा जाता था? मागधी कहा जाता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो साथियों, दक्कन की विजय किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर करेगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और साथियों, प्रथम मौर्य जो था साथियों, यानी कि प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ये तो आपको पता ही हो गया। लेकिन साथियों, एक यूनानी लेखक थे जिनका साद जस्टिन नाम था, यानी कि साद जस्टिन कहते हैं साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेनाओं को लेकर समस्त भारत को रौंद दिया था, ऐसा उनका कहना है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो साथियों, ये वक्तव्य कौन सा है? ये है स्थापत्य संरचना के भाग। स्थापत्य संरचना ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है साथियों, ये अशोक के वक्तव्यों में से एक गलत है, यानी कि ये अशोक ने नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये साथियों मिलता है महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश में और बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों में मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते हैं? देखिए साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो याद रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे, तो बताइएगा शीशा के धातु से बने थे साथियों सातवाहनों के समय में मुद्रा। और साथियों, शीशे का सिक्का जो था वो चलाने वाला पहला वंश सातवाहन वंश था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जो शीशे का सिक्का था साथियों, ये सातवाहन वंश ने चलाया था और लाया कहाँ से था? ये रोम से लाया जाता था साथियों, और सातवाहन वंश के समय में इस सिक्के को चलाया जाता था। इस तो याद रखिएगा इन पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाधिराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम धारण की थी? तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त ने, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने साथियों जो महाधिराज की उपाधि थी ये सर्वप्रथम धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? देखिए साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, एक की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। याद रखिएगा, शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो साथियों, नगरों का क्रमिक जो पतन थी वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो नगरों का क्रमिक पतन हो रहा था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार का श्रेय है साथियों, वो जाता है गुप्त युग को, यानी कि गुप्त युग को दशमलव गणित में जो दशमलव प्रणाली है उसके आविष्कार का श्रेय जाता है। तो गुप्त युग ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो साथियों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो नर्मदा नदी था उसके किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। तो नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और साथियों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जो था साथियों, ये वातापी के चालुक्य वंश का राजा था, यानी कि वातापी जो चालुक्य वंश का राजा था, वहाँ का पुलकेशिन जो था वो चालुक्य वंश का राजा था। इसका साथियों 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर जो हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था, वह कन्नौज से अपनी सेना लेकर आया था और इस युद्ध में पराजित हो गया था। इस युद्ध में उसके हाथियों का काफ़ी नुकसान हुआ था, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इसका राइट आंसर करेगा, पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना साथियों विष्णु शर्मा ने किया था, जो साथियों 15 भारतीय और 40 से अधिक विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। तो प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करेगा एक गणतांत्रिक जनजाति था दोस्तों यौधेय। यही थे प्राचीन काल में भारत में, यानी कि यौधेय देश झेलम और सिंधु नदी के बीच का भाग था, जहाँ पर साथियों प्राचीन काल में यौधेय गण का राज्य था। वहीं दोस्तों कनिंगम के अनुसार यौधेय जो देश था वो सतलज के दोनों तटों पर विस्तृत था और समुद्रगुप्त की प्रयाग जो प्रशस्ति है उसमें साथियों यौधेय का उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आप एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो यदि आप रिपीट किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।